गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप टीजीटी का पीजीटी का परीक्षा देने जा रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं अथवा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अब होगा फरवरी मार्च में विश्वविद्यालय परीक्षा शुरू हो जाती है। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किन्हीं जगहों में इसको हेल्थ एजुकेशन के साथ जोड़ दिया गया है। तो आज मैं आपको उत्तक से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ। इसमें कुछ प्रश्न आपको कोशिका के भी होंगे, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखो, सुनो और फिर बताने का प्रयत्न करना कि आंसर कौन सी सही है। उत्तक आप सब जानते हो, एक समान कार्य और संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, जैसे घर आप बनाते हैं तो प्रारंभिक यूनिट होती है उसका ईंट से ही आप दीवार बनाते हो, और ईंट से जोड़ने के लिए कुछ न कुछ उसमें मटेरियल डालते हो, चूना या सीमेंट जो गारा बोलते हो, है ना, पानी। इसी प्रकार से कोशिकाओं को जोड़ने के लिए भी कोई न कोई पदार्थ होता है जिसको कोलेजन कहते हैं। मेनली एक कोशिका एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो चलिए हम इनमें अब आपको प्रश्न पूछती हूँ, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो मैं उत्तक आपको नहीं पढ़ाऊँगी, और अगर आपको लगता है कि मुझे उत्तक पढ़ना आवश्यक है तो हम ज़रूर पढ़ा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखना आप क्या चाहती हैं। तो पहला प्रश्न है, सुनो ध्यान से। रक्षात्मक त्वचा कहलाता है। अगर प्रश्न ये आए रक्षात्मक त्वचा कहलाता है, आपके ऑप्शन है आच्छादक उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या पेशी उत्तक। विच वन इज द करेक्ट आंसर? रक्षात्मक त्वचा अगर परीक्षा में आ गया, रक्षात्मक त्वचा कहलाता है। ऑप्शन है 4, आच्छादक, संयोजी, तंत्रिका और पेशी उत्तक। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज आच्छादक उत्तक। आच्छादक उत्तक एपिथेलियल टिश्यू जिसको बोलते हैं, यह हमारे शरीर के, है ना, जो आच्छादन करता है, कवर करता है, इसलिए इसको आच्छादक उत्तक कहते हैं। तो जो जीभ है या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इनके बाहरी और भीतरी लेयर आच्छादक उत्तक के बने होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, दूसरा है आच्छादक उत्तक में पोषण होता है। आच्छादक उत्तक में पोषण होता है, पहला रक्त के द्वारा, दूसरा लसिका के द्वारा, तीसरा उपरोक्त दोनों ही, चौथा इनमें से कोई नहीं। आच्छादक उत्तक में पोषण होता है। पोषण मतलब उसको खान पान कहाँ से मिलता है, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। तो रक्त द्वारा उनको मिलता है या लसिका द्वारा मिलता है या उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। विच वन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज लसिका द्वारा। बच्चे याद रखो, क्वेश्चन में आते हैं कि आच्छादक उत्तक में रक्तवाहिनियां होती हैं या नहीं होती हैं। तो रक्तवाहिनियां नहीं होती हैं। रक्तवाहिनी आप जानते हो ना, जो खून को ले जाता है, जिसमें धमनी और शिरा होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर लसिका द्वारा। रक्तवाहिनियां नहीं होती हैं तो वहाँ रक्त के द्वारा उनका पोषण नहीं होता, उनका पोषण होता है लसिका के द्वारा। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक कोशिका से संबंधित प्रश्न है। कोशिका रस भरा रहता है, सेल सैप भरा रहता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, पहला ऑप्शन। दूसरा गोल्गी बॉडी में, तीसरा रिक्तिका में और चौथा केंद्रक में। सेल सैप किस में रहता है? पिछले वीडियो में जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा, मैंने डिटेल्स बताई है, तो करेक्ट आंसर दे देंगे। क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर इज वैक्यूअल, रिक्तिका में होता है। मैंने बताया था ह्यूमन बॉडी का वेट में, अगर 100 किलोग्राम हमारा वेट है तो उसमें 65 से 66 किलोग्राम तो खाली पानी है और रिमेनिंग जो है सॉलिड है।
तो जो पानी है वो रिक्तिका में भरा रहता है, वैक्यूल में। प्लांट में बड़े बड़े रिक्तिका होते हैं, वैक्यूल होते हैं, और एनिमल में छोटे छोटे होते हैं। और इनमें उसी को सेल सेप कहते हैं, जिसमें खनिज लवण और प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व रहते हैं, वैक्यूल। और ये जब वैक्यूल के पानी सूखने लगता है तो हमें प्यास लगने लगती है। समझ गए? आगे समझ में? तो रिक्तिका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल सेप किसमें भरा रहता है? रिक्तिका में। अब क्वेश्चन नंबर 4, पेवमेंट उपकला कहलाती है, पेवमेंट उपकला कहलाती है कौन से? सल्की उपकला, ग्रंथिल उपकला, संवेदी उपकला या घनाकार उपकला? उपकला वही है, उत्तक। उपकला को उत्तक ही बोलते, उपकला भी कहलाती है और उत्तक भी कहलाती है, इससे कन्फ्यूज मत होना, दोनों का एक ही नाम है। जैसे आपके घर में गुड़िया भी बोलते हैं और आपका नाम सुनीता भी है, प्यार से आपको गुड़िया बुलाते हैं और स्कूल का नाम आपको सुनीता या संगीता है, ठीक है। इसी प्रकार से उपकला को उत्तक को उपकला भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये देखो, पेवमेंट उपकला कहलाती है सल्की उपकला, ग्रंथिल उपकला, संवेदी उपकला या घनाकार उपकला? बोलो कौन सी है? सल्की है, ग्रंथिल है, संवेदी है या घनाकार है? बोलो। ये उपकला सल्की उपकला कहलाती है। क्या है उपकला में? पेवमेंट उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो चपटी और फर्श के अष्टकोण जैसी होती हैं। अब सर्दी का मौसम है, अब तेल लगा के मत देखना, और बूढ़े लोगों को देखना, त्वचा को, ओल्ड एज का, जो आपकी दादी नानी होंगी उनकी त्वचा को देखना, सास ससुर की त्वचा को देखना, तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि उनकी त्वचा में अष्टकोण, षटकोण ऐसे आकार बने हुए हैं। इन कोशिकाओं के भीतर जरा सा भी स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, और ये मुख्य रूप से रक्तवाहिनियों और लसिकाओं की भित्ति, चमड़ी और गाल के अंदर की झिल्ली में पाए जाते हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, स्तंभाकार उपकला का मुख्य काम है, जो कॉलुमनर एपिथेलियम है उसका मुख्य क्या काम है? ये प्रश्न पूछ रही हूँ। स्रावन करना, अवशोषण करना या उत्सर्जन करना? क्या काम है बताओ? स्रावन करना, उत्सर्जन करना या अवशोषण करना? स्तंभाकार, जो कोशिकाएं स्तंभ के आकार की होती हैं, तो उसका मुख्य कार्य क्या है? स्रावन करना या अवशोषण करना या उत्सर्जन करना? क्या है? बोलो। इसका मुख्य 2 काम है, स्रावन करना और अवशोषण करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, संवेदी उपकला होती हैं, संवेदी कला होती हैं किसमें? पहला देखो, आँखों की रेटिना में, जीभ की स्वाद कलियों में या ऑर्गन ऑफ कोटाई में या उपरोक्त सभी? सेंसरी एपिथेलियम होती हैं, किसमें पाई जाती हैं? ये सब आच्छादक उत्तक के प्रकार हैं। तो किसमें मिलती हैं? आँख की रेटिना में या जीभ की स्वाद कलियों में या ऑर्गन ऑफ कोटाई में या उपरोक्त सभी? किसमें पाई जाती हैं? सब में पाई जाएंगी। संवेदी है, क्या होता है? इस प्रकार की जो उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, इनके एक स्वतंत्र सिरे पर महीन रोम जैसी संरचना होती है, ठीक है, जो संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं, और इसका दूसरा सिरा तंत्रिका तंतुओं से जुड़ा रहता है। जैसे आँख की रेटिना है, तो जो चीज़ देखा उसने वो हिल के बता देता है। और दूसरा क्या है? नर्व। जैसे अभी आपने कोई सांप देख लिया है या कोई छिपकली देख लिया, अचानक से नज़र पड़ी, तो किसके कारण? ये संवेदी
उपकला के कारण। और इसी तरह से कहीं खुशबू आती है आपको समोसा कचौरी छनने का, तो कौन सी है स्मेल वाली जो हैं वो देती हैं। इसी प्रकार से स्वाद कलियों जो जीभ की होती हैं, खट्टा है, मीठा है, तीता है, जैसे आप खाते हो, मिर्ची लग जाती है तो आपको तीता का स्वाद जाता है। नमकीन खाती हैं या चरपरा खाती हैं तो उसका स्वाद जो बताता है वो यही बताता है। कौन? संवेदी उपकला। ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो हम बोल रहे हैं, आपके कानों तक आवाज़ जा रही है, कान का भीतरी भाग है ऑर्गन ऑफ कोटाई। जब हम ईयर आपको पढ़ाएंगे तब आपको डिटेल्स बताते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ों में उपस्थित होता है, आँख की रेटिना में, जीभ की स्वाद कलियों में, ऑर्गन ऑफ कोटाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घनाकार उपकला का मुख्य काम है। घनाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मुख्य काम क्या है? श्रावण करना या उत्सर्जन करना या अवशोषण करना, और उपरोक्त सभी। घनाकार उपकला का मुख्य काम है श्रावण, उत्सर्जन और अवशोषण, तीनों ही काम करता है। ठीक है। और ये कोशिकाएं घनाकार क्यों है? घन के आकार की होती हैं, मुख्य रूप से पाई जाती हैं लार ग्रंथि में, पैनक्रियाटिक डक्ट में, थायराइड ग्रंथि में और दूसरे अंगों में भी उपस्थित होती है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, पाचक अंगों के बाहरी एवं भीतरी सतह का निर्माण करता है। पाचक अंगों के बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करता है। क्वेश्चन मैंने और इसका आंसर पूछा है और बता भी दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आप बताओ क्या आंसर है करेक्ट। पाचक अंगों के बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करता है आच्छादक ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक या तंत्रिका ऊतक। अभी मैंने बता दिया है। जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा उनको क्वेश्चन और आंसर मालूम होगा। क्या है बोलिए? आच्छादक ऊतक, आच्छादन का मतलब है कवर करना। तो हमारी जो पाचक अंग हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या हमारे रक्तवाहिनी है, इन सभी के बाहरी और भीतरी दीवार जो हैं वो आच्छादक ऊतक के द्वारा ही कवर रहते हैं, जिनका पोषण लसिका के द्वारा होता है। चलो क्वेश्चन अब एक और पूछ रही हूँ क्वेश्चन, कोशिका से संबंधित है ना। अंतःप्रद्रवी जालिका का काम है। अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, संक्षिप्त में ईआर बोलते हैं, यह कोशिका का कंकाल है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी में हड्डियां क्या है? कंकाल है हमारा, इसी पर हमारी मांसपेशियां सब चिपकी हुई हैं। इसी प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का ढांचा है, कंकाल है। नहीं तो कोशिका पिचक जाता है, उसको पिचकने नहीं देता है, सहारा देता है ना। इसका क्या काम है सुन लो। ऑप्शन 4 है, कौन सा करेक्ट है? ग्लाइकोजन उपापचयन, यांत्रिक अवलंबन देना, तीसरा जीव द्रव्य की सुरक्षा करना, और चौथा है केवल 1 और 2 ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर क्या है? ग्लाइकोजन का उपापचयन करना और यांत्रिक अवलंबन देना। अभी बताया था ना, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस भी है, ये लिपिड का भी सिंथेसिस करता है, ये ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल से संबंधित है। तर्कु का निर्माण करता है। तर्कु स्पिंडल, स्पिंडल का निर्माण कौन करता है? जब कोशिका विभाजन होती है तो तर्कु का निर्माण कौन करता है? पहला है सेंट्रियोल, दूसरा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीसरा है केंद्रक, चौथा है लाइसोसोम। विच वन इज द करेक्ट आंसर? तर्कु का निर्माण कौन करता है? सेंट्रोसोम, जिसको सेंट्रियोल भी बोल सकते हो,
यह केंद्रक के एक ओर रहता है। सेल जब डिवाइड होना होता है तब यही सेंट्रियोल स्पिंडल का निर्माण करता है, तर्कु का निर्माण करता है। तर्कु आप देखे हो, तर्कु का निर्माण करता है और फिर धीरे 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 ये तर्कु केंद्रक के दोनों तरफ आ जाता है सेल डिवीजन में। जब आपको पढ़ाएंगे सेल डिवीजन तो आप ध्यान से सुन लेना। तो करेक्ट आंसर सेंट्रियोल है। अब क्वेश्चन नंबर 12वां, कोशिका का एटम बम कहा जाता है। कोशिका का एटम बम कौन सा है? आंसर ऑप्शन सुन लो, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से सुनो, कोशिका का एटम बम कहा जाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर क्या है? लाइसोसोम। आत्मघाती थैली कहते हैं इसको। ये पुलिस विभाग का बहुत बड़ा महानिरीक्षक है, समझो, कि जिसके डर से सारे कोशिकाएं कि जितने भीतर में जो भी राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या रिक्तिका, सब अपना काम करता है। जो कोशिकाएं कोशिकाओं के भीतर की जो भी चीज़ मर जाती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया, निर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया, अब पूरे कोशिका को सड़ा देगा नहीं, तो उसके सड़ाने से पहले ये जो लाइसोसोम है वहाँ पहुँच करके और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है, पहले भी बताया था क्लास में, और उसको पचा जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है, खुद भी खत्म हो जाता है। इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। कुछ बच्चे ने पूछा मैडम बता दीजिए आत्मघाती थैली कौन है? आत्मघाती थैली आपका लाइसोसोम है, जिसके डर से कोशिका की दूसरी सभी ऑर्गेनल्स काम करते हैं, ये तो काम ही नहीं करे कोई। जैसे आप कॉलेज आते हो तो आपके यहाँ क्या होता है, स्कूल जाते हो तो क्या होता है, हेडमास्टर साहब होते हैं, उनके डर से सारे टीचर्स काम करते हैं, बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। तो लाइसोसोम सबको डिसिप्लिन में रखता है, समझ गए? चलो अब एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 13वां, संयोजी उत्तक का काम है। संयोजी उत्तक, जिसको संयोजक उत्तक भी बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसका क्या काम है? पहला, एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। दूसरा काम सुरक्षा। तीसरा उत्सर्जन। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। नाम क्या है? संयोजी उत्तक, जो जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ता है। कौन जोड़ रहा है? हड्डियां, कनेक्टिव टिश्यू में आता है। रक्त, लिक्विड वाला, तरल रक्त परिसंचरित होते रहता है पूरे बॉडी में। रक्त, लसिका, ये कनेक्टिंग टिश्यू है। हड्डियां, कार्टिलेज, कनेक्टिंग टिश्यू, जैसे कान की है ना, ये कार्टिलेज है, ये वाली है ना, लचीली होती है। नाक का ऊपर वाला टिप्स कनेक्टिंग टिश्यू है। और बाकी जो आप देख रहे हो अपनी उंगलियां, हड्डियां, हाथ की सब हड्डियां, पैर की हड्डियां, ये सब कनेक्ट होता है एक दूसरे से, इसलिए इसको कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दो ही आता है, रक्त और लसिका, और हड्डियां और उपास्थियां। ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैट्रिक्स की संरचना के आधार पर संयोजी उत्तक को बांटा गया है। कितने भाग में? मैट्रिक्स, संयोजी उत्तक में मैट्रिक्स होता है ना, और उसके आधार पर संयोजी उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है ये बताओ आप। 4 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। बच्चे हमारे क्या करते हैं क्लास में, कोई कहती है 4 भागों में, दूसरा कहती है 5 भागों में, तीसरा कहती है 6 भागों में, चौथा कहती है 2 भागों में। मतलब कोई ना कोई तो करेक्ट हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आपको क्वालिफाई करना है, टारगेट होकर के पढ़ोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला सिंपल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है फाइब्रस, तीसरा स्केलेटल और चौथा है फ्लूइड। सिंपल मतलब सामान्य संयोजी उत्तक, दूसरा है फाइब्रस, तंतुमय, फाइब्रस मतलब तंतुमय, रेशेमय, इसको रेशा कह सकते हो, तंतु कह सकते हो। स्केलेटल, कंकाल, हड्डियों वाला भी बताया ना अभी को, कंकाल। और चौथा है फ्लूइड मतलब तरल, जैसे खून है, लसिका है, ये तरल है। अब क्वेश्चन नंबर 15वां, शरीर का भोजन गृह कहलाता है। शरीर का भोजन गृह किसको कहते हैं? कोशिका का नहीं पूछ रही हूँ, बहुत लड़कियां गलती कर देंगी। कोशिका का
कि मैडम भोजन गृह तो क्या, उनसे बताइए पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा था? शक्ति गृह, माइटोकॉन्ड्रिया को। कहीं गलती मत कर देना, ध्यान से सुनना, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। क्या प्रश्न पूछ रहा है? शरीर का भोजन गृह कहलाता है कौन सा? वसीय उत्तक, वर्णकी उत्तक, जालमय उत्तक या कंकाल उत्तक? शरीर का भोजन गृह कौन है? वसीय उत्तक, एडिपोस टिश्यू। ये हमारे जो लोग मोटे होते हैं ना, आप देखते हो ना, उनके पेट में पाया जाता है, गालों में रहता है, बाहों में होता है। और सर्दी का मौसम है तो जिनके पास एडिपोस टिश्यू ज़्यादा रहता है उनको सर्दी भी कम लगती है। वो वसा जो है उनके गद्दी की तरह काम करता है, कुशन की तरह काम करता है। और आप देखो जब मोटी रजाई आप ओढ़ लेते हो तो आपको ठंड लगती है? नहीं लगती ना। अब पतली चादर ओढ़ोगे तो ठंड लगेगी। तो जो दुबले पतले होते हैं उनकी जो वसा होता नहीं है उनकी बॉडी में, एडिपोस टिश्यू नहीं होता है, तो उनकी जो मसल्स है ना वो किस में चिपकी हुई रहती हैं? हड्डियों से। तो उनको ज़्यादा ठंड लगती है, ज़्यादा ठंड लगती है। इसी कारण सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंड उनको लगता है। मोटे लोगों को नहीं ठंड लगता है, कम लगता है, कि उनके ऊपर है ना चर्बी का एक परत लगा हुआ है, तो उनको ठंड कम लगेगा। व्यवहारिक रूप से देखना आप। फिर महिलाओं में भी चर्बी की मात्रा अधिक होती है। जो मोटी महिलाएं होती हैं उनमें भी चर्बी की मात्रा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। एडिपोस टिश्यू ये भोजन गृह का काम करता है। कैसे? जिस दिन आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, यात्रा करते हो, प्रवास करते हो, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, खाना नहीं खाते हो, उस समय आपकी ऊर्जा मिलती है सब काम करने के लिए। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा आपको एडिपोस टिश्यू ही देता है। एडिपोस टिश्यू टूटता है और आपको ग्लूकोज देता है। समझ गए बात को? एक दो क्वेश्चन मैं और पूछ करके छोड़ दे रही हूँ, इसका आंसर आपको देना है। वो ये, मानव कोशिका में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखना, नहीं देखा है तो देख लेना। मानव कोशिका में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? और मानव कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ये 3 प्रश्न मैं आपको लास्ट में दे रही हूँ, आपको करने के लिए होमवर्क समझो। आप होमवर्क करके मुझे बता देना, तभी तो मुझे लगेगा कि हमने आपको जो पढ़ाया वो कुछ आपको आपके काम की भी है और आपने कुछ समझा भी। अन्यथा हमारा बोलना और आपका सुनना दोनों ही हो गया हवा हवा में। तो अपन हवा में नहीं जाने दें, बात को कुछ रखें दिमाग में, स्मरण रखें। तो आप अपने वक्तव्य को मैं ही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक तो जाने की इजाज़त। थैंक यू।